हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आपकी सीयूईटी पीजी की मास्टर क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए, मास्टर क्लासेस को नहीं, फ्री क्लासेस को, जो फ्री सीरीज आपकी चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स को पूरा कवर कराना थोड़ा बड़ा टास्क होता है। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में चलते हुए एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का वीडियो आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका होगा और आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट में देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने के साथ साथ हमारा एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, जैसा सीआरपीसी में हुआ था। इंडेक्स के थ्रू ही हम पढ़ेंगे, इंडेक्स के थ्रू ही हमारा एक क्विक रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ सीयूईटी पीजी के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, या जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट आता है। तो उन सबके साथ जाके शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू ओवर हियर। तो जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में हमारे 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे, 11 चैप्टर्स मिलेंगे एंड 167 सेक्शंस मिलेंगे। ठीक है। ऑल्दो ये एक्ट जो है आपका, ये बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ सिर्फ 167 सेक्शंस हैं। 167 सेक्शंस किसी भी एक्ट को बहुत बड़ा नहीं बना देते, पर फिर भी इंडियन एविडेंस एक्ट हमेशा आपके कोर लॉ की तरह ट्रीट करा जाता है, एक मेजर लॉ की सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और अगर हम सीयूईटी पीजी एलएलएम की बात करें तो भी आपके लास्ट ईयर सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट से 4 क्वेश्चंस आए थे, और उसके पहले 2022 में आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आए थे। ऑल्दो 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, पर 2022 में 3 आए थे और 2023 में 4 क्वेश्चन इंडियन एविडेंस एक्ट से आए थे। तो ये आपका एक मेजर लॉ की तरह ही है, इसलिए। और क्योंकि बहुत छोटा है, 167 सेक्शन है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है चीजों को छोड़ के जाने का। ऑलमोस्ट सब कुछ ही आपको कवर करना यहाँ पर होता ही है। हर चैप्टर पे से और हर पार्ट में से क्वेश्चन आने के चांसेस होते ही हैं। पर एक्सक्यूज मी, पर हाँ, हम एक बार ये नजर मार के देख सकते हैं कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं इन पार्ट्स में या फिर इन चैप्टर्स में जिनको हम थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, या जिन पर अगर हम ध्यान नहीं दें तो हमारा काम चल जाएगा। तो इसीलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, तो ऑब्वियसली हर एक्ट का ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 शॉर्ट टाइटल है। एक्सटेंड क्या है? ऑल ओवर इंडिया जाता है। और यहाँ पर जब हम एक्सटेंड की बात करते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सटेंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर होता है, बट आर्बिट्रेटर्स पर नहीं अप्लाई होता। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। फिर आपका जो एफिडेविट है, एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता। कोर्ट मार्शल्स पर अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए जरा इसके एक्सटेंट वाले पोर्शन पर भी ध्यान दीजिएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट ऑफ कमेंसमेंट वगैरह सीयूईटी पीजी में नहीं पूछी जाती है। पर हाँ, एक चीज जो सीयूईटी पीजी में पूछी जाती है वो होते हैं ऑथर्स के नाम, जूरिस्ट के नाम, ये सब पूछने की इनकी बहुत आदत है। तो मेकर कौन है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का, किसने बनाया है, ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। सर जेम्स फिट्जराल्ड करके हैं, उन्होंने मतलब थे, उन्होंने बनाया था। तो एक बार उनका नाम जरूर देख लीजिएगा। फिर हम आते हैं हमारे इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे। तो जो डेफिनेशन क्लॉज होता है किसी भी एक्ट का, वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी डेफिनेशंस नहीं है, तो आप आराम से इन डेफिनेशंस को कर सकते हैं। इंडिया की डेफिनेशन करना जरूरी नहीं है, बाकी सारी ही डेफिनेशंस आप यहाँ पर कर लीजिएगा। फिर मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्लाइट डिफरेंस होता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में, ये देख लीजिएगा। क्या है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और क्या होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या होता है। मे प्रिज्यूम जो है ये आपका होता है रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। ठीक है। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है ये आपका मे प्रिज्यूम होता है। और आपके जो कंक्लूसिव प्रूफ और शैल प्रिज्यूम है, ये दोनों ही आपके प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होते हैं, जिसमें कि शैल प्रिज्यूम रिबटेबल होता है और कंक्लूसिव प्रूफ जो है ये इरिबटेबल होता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर 2 पे, विच इज ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 55 इंडियन एविडेंस एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें कुछ सेक्शंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं, तो बस उनको देख लेते हैं कि किसको हम स्किप कर सकते हैं।
सेक्शन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है कि एविडेंस किस चीज के लिए दिया जा सकता है, फैक्ट एंड इशू के लिए दिया जा सकता है, एंड एविडेंस कैन बी गिवन फॉर रेलेवेंट फैक्ट्स। देन सेक्शन 6 इज योर रेस जेस्चे कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 6 में दिया हुआ है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इससे एसोसिएटेड जो आपके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनको भी देखना मत भूलिएगा। रेस जेस्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 7 हमारा, हम चाहे तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं बट अगर आप देखेंगे तो अच्छा ही है। तो 7, 8, 9, अब 9 फिर से आपका इंपॉर्टेंट है। 9 किस बारे में बात करता है, 9 बात करता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अगर पूछा जाए कि कहाँ होती है, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आपकी सेक्शन नंबर 9 में होती है। विच फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस relevant facts, जो necessary है to explain or introduce relevant facts, which establish time and place of an event, which establish identity of a person, which establish relationship between the parties। ये सारी की सारी चीजें आपकी सेक्शन नंबर 9 में रेलेवेंट होती हैं। सेक्शन नंबर 8 में आपका मोटिव, प्रेपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट रेलेवेंट है। सेक्शन नंबर 7 में आपका ओकेजन, कॉज और इफेक्ट आपका रेलेवेंट होता है, ठीक। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 10 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 11 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 10 क्या है कि थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर्स। जब एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो कॉन्स्पिरेसी करने के लिए दो कॉन्स्पिरेटर्स के बीच में क्या बातें हो रही हैं, क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं, उन सब चीजों का एविडेंस जो है वो रेलेवेंट होता है सेक्शन नंबर 10 में। आपकी जो प्ली ऑफ एलिबाई है, प्ली ऑफ एलिबाई की जब बात होती है कि प्ली ऑफ एलिबाई कहाँ रेलेवेंट है, तो वो प्ली ऑफ एलिबाई आपकी रेलेवेंट हो जाती है सेक्शन नंबर 11 में। तो सेक्शन नंबर 11 क्या करता है, जो चीजें विच आर नॉट अदरवाइज रेलेवेंट उनको रेलेवेंट बनाता है आपका सेक्शन नंबर 11। थिंग्स फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, दे बिकम रेलेवेंट अंडर सेक्शन नंबर 11, ठीक। 12 and 13 you can skip। 14 फिर you should have a look at 14। 14 is what, facts showing existence of state of mind or of body or bodily feeling। फिर 15 also you should see, ऐसे ही आप थोड़ी सी नजर मार सकते हैं 15 पे, to see whether an act was accidental or intentional। If it is shown that repeatedly some act is being done again and again, again and again, again and again, then it cannot be said that the act was intentional, it will only was accidental, it can be said that the act was intentional। repeatedly एक ही चीज हो रही है, बार बार हो रही है, एक ही तरीके से हो रही है, तो फिर वो एक एक्सीडेंट नहीं है, वो एक इंटेंशन बन जाता है। दिस इज व्हाट सेक्शन 15 सेज, ठीक। नाउ वी कम टू एडमिशंस। एडमिशंस की जब हम बात करें, सेक्शन 17 में एडमिशंस की डेफिनेशन है। सेक्शन नंबर 18 टू सेक्शन नंबर 20 प्रोवाइड करते हैं कि हु कैन गिव एडमिशन, एडमिशन कौन दे सकता है। ये सेक्शन नंबर 18 टू 20 में दिया है, तो 18, 19 एंड 20 आर इंपॉर्टेंट। 18 क्या कहता है कि पार्टी टू द प्रोसीडिंग या उसका एजेंट जो है वो एडमिशन दे सकता है। फिर स्यूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एडमिशन दे सकता है। पार्टी इन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर भी दे सकती है, एंड पार्टी फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है तो वो भी अपना क्या दे सकता है, एडमिशन दे सकता है, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 19 है, एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजिशन मस्ट बी प्रूव्ड। अगर किसी की पोजिशन हमें एस्टैब्लिश करनी है या प्रूव करनी है किसी पर्टिकुलर केस में, या किसी पर्टिकुलर केस में किसी थर्ड पार्टी की पोजिशन हमें एस्टैब्लिश करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द एंटायर केस, सो द एडमिशन ऑफ दिस थर्ड पर्सन हु इज नॉट द पार्टी टू द केस ऑल्सो बिकम्स relevant। 20 says that admission of person who is expressly referred by party to the suit is also relevant, ठीक। then 21 is relevant, proof of admissions। कैसे हो सकता है proof of admission, proof of admission must be made against the person who makes it and not in favor of the person who makes it, that is 21। then 24 आपका इंपॉर्टेंट है, कन्फेशन कहाँ दिया हुआ है, कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन कब एडमिसिबल है, कब एडमिसिबल नहीं है, दिस फैक्ट यू विल फाइंड इन 24। ऑल्दो आई थिंक दैट यहाँ पर आपको 22 भी पढ़ लेना चाहिए एंड 23 भी पढ़ लेना चाहिए। 23 talks about admission in civil cases and 22 talks about contents of documents। No oral admission as to contents of documents is relevant, this is stated in 22। फिर 25, 26, 27 and then section number 30।
ठीक, एंड 31 ऑल्सो, ठीक है। सो एज आई सेड दैट देयर विल बी वेरी फ्यू सेक्शंस जिनको हम छोड़ सकते हैं, बाकी सारे ही सेक्शंस यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ ही सेक्शंस हैं जिन्हें हम स्किप करेंगे, ठीक है। तो 25 और 26 क्या बात करते हैं। 25 टॉक्स अबाउट कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर, इट इज not relevant and not to be proved, it cannot be proved, it is not to be proved if a confession is made to a police officer. Then confession made in police custody is also not to be proved unless and until it is made in the presence of a magistrate, then it can be proved. Then 27 is like a proviso to 26, which says that if any confession is made in judicial custody, in police custody, sorry, if any confession is made in police custody and anything is found in furtherance of such confession, then only that part of the sentence or that part of the confession in furtherance of which a thing is found or in furtherance of which an evidence is found, only that portion is relevant. ठीक है, that is section number 27. 30 says that consider con confession made by co-accused. If a confession is made by co-accused, then that confession can be used against the other accused. Also, 31 says that admissions are not conclusive proof, but they act as estoppels or they may estop. ठीक. Now we come to section number 32, which is very important. This is your star section. Iska subsection 1, which talks about dying declaration. This is your double star. ठीक है. Dying declaration is your double star. There are some maxims associated with dying declaration. ये maxims भी आपके CUET PG के पेपर में पूछी जा चुकी है, तो ये maxims भी आप पढ़ लीजिएगा. Nemo, moritor, presimeter, something like that is the maxim. ठीक है. So read that maxim also, which is associated with dying declaration. Dying declaration जो है आपका वो 32 subsection 1 में आता है, and it is very important, has been asked innumerable times in innumerable exams, not only in CUET PG but हर एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्या होता है डाइंग डिक्लेरेशन. इससे एसोसिएटेड केसेस भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. ऑल्दो CUET PG में बहुत ज्यादा केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जैसे रेस जैसे डाइंग डिक्लेरेशन, इनके केसेस हमें फिर भी देख लेने चाहिए, है ना. ठीक है, चलो 32 हो गया. Then 33 is important. 33 talks about what if in any previous judicial proceeding any statement has been given, then that statement can how can that statement be used in a subsequent judicial proceeding if the witness or the person who made the statement is not found. That is 33. This things, these 34 to 39 you can skip. Then this is again relevant. 40, 41, 42, 43, 44. ठीक है. Here what are they saying? How are judgments relevant? ठीक है. Sometimes questions are asked that under which sections conclusive proof becomes, under which sections in Evidence Act conclusive proof is provided. So under section number 41, conclusive proof is provided that if any judgment is passed which relates to probate, matrimonial, insolvency or probate, matrimonial, insolvency, and one more, admiralty jurisdiction. If any judgment is passed in probate, matrimony, admiralty, and insolvency jurisdiction, then that judgment is to be treated as a conclusive proof. All right, that is section number 41. 40 बात करता है आपका. 40 is very similar to section number 11 of CPC and to your section number 20. No, not section. Article 20 clause 2 of Constitution of India and section number 300 of CRPC. ठीक है. क्या बोलता है? That some previous judgments can bar subsequent judgments. ठीक है. Some previous judgments can bar subsequent judgments. This is what also happens when we talk about res judicata, when we talk about double jeopardy, or when we talk about no second trial in criminal cases after either acquittal or conviction. ठीक है. Then 42 is 42, you can skip 42 and 43, but then 44 आप देख सकते हो. ठीक है. 42 43 को आप चाहो तो skip कर सकते हो, it is on you. When we come to experts, only if you read 45, this is also sufficient, that what is an expert, what is the definition of expert, expert में क्या क्या include होता है. This portion will be sufficient. Character
I think character you can skip, but um, सिर्फ 4 sections हैं. Only if you see the name also it is sufficient. But I would say कि एक बार पढ़ लेना 52, 53, 54 and 55. 53A को भले छोड़ देना, ठीक है? But try to read it just once. इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है. Civil cases में character is not relevant or is irrelevant. In civil cases, character is irrelevant under section 52. In civil cases, character becomes relevant only to determine damages. This is section number 55. In criminal cases, character of good character, evidence of good character is relevant. But if you have given evidence of good character, then in reply to that evidence, evidence of bad character can also be given. Otherwise, evidence of bad character is not relevant in criminal cases. ठीक है? इतनी सी ही बात है in these 3 sections. Then when we come to on proof, you just need to remember the name of the section. Section number 56 is what? Facts judicially noticeable need not be proved. क्योंकि section numbers पूछने की भी काफी tendency है CUET PG में. So that is why you should remember your indexes. You should try to remember your index numbers also. ठीक है, section numbers also. ठीक है. And 57 provides the facts of which judicial notice is to be taken. And 58 also, facts admitted need not be proved. If there has been any written admission through your plaint or through a written statement or through any other manner, if any fact has been specifically admitted, then court will not take evidence of that fact. ठीक है? This is section number 58. Excuse me. Chapter number 4, we come towards oral evidences, that how evidences are produced before the court. We have started with part 2. Part 2 हमने start किया section number 56 से, which talks about on proof. On proof में बहुत ज्यादा relevant नहीं है, but कुछ कुछ चीजें जैसे 56, 57, 58 आपको पूरा read करने की जरूरत नहीं है. You can just look at section numbers. But then when we come to 59 and 60, 59 भी is a very small section, but 60 आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है. 60 is important. Then 62, 63 and 65 is important. 62 tells you what is a primary evidence. 63 बताता है कि what is a secondary evidence. And 65 tells you that how you can give secondary evidences or under what cases secondary evidence may be given. ठीक है, that is 65. So 65 is also important. Then for 65, B, you need to remember the name of 65A and B. सिर्फ इनके नाम याद रख लो. फिर 66 में rule notice is given to produce a document or to produce any evidence. So where is notice given for production of evidence? That is section number 66. Notice to produce any secondary evidence or primary evidence. Now, notice to produce primary evidence is given under section 66. ठीक है, this portion again you can skip. 74 and 75, you just need to know the section numbers. That under section 74, public document is provided, and under section 75, private document is provided. ठीक है? Then presumptions, this portion also you can skip. If you want, from section number 79, no, from section number 79 to section number 90A. If you want from section number 79 to section number 90A, you can just remember the names and you can remember whether it is a shall presume or a may presume. उससे ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है. But for the purpose of CUET PG, I think even if you skip this, that works. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. This portion you can completely skip. ठीक है? Now comes our execution of oral by documentary evidences. Here, section number 91, 92, 93, very important. 91, 92, 93, सारे ही important है. 91 क्या कहता है? That if there is any contract, grant or other disposition of property, then such contract, grant or other disposition of property needs to be proved through such contract, grant or disposition of property only if it is contained in a document. Then no oral evidence can be given of it. ठीक है, अगर कोई contract, grant या disposition of property है जो कि एक document में contained है, तो उसका हम कैसे एविडेंस देंगे? डॉक्यूमेंट के थ्रू ही एविडेंस दिया जाएगा. उसका कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता. दैट इज सेक्शन नंबर 91. 92 also says that oral evidence will not be given of such agreements, but then the proviso provides certain circumstances where oral agreements or oral evidences can be
गिवन, ठीक है। Then section 93 talks about exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document if there is any patent ambiguity. Now, here comes the concept of latent ambiguity and patent ambiguity. If there is some ambiguity on the face of the document, then no evidence will be given under section 93. फिर 94, 95, 96, 97, 98 and 99. These are also a part of this principle only, patent ambiguity and latent ambiguity. So if you want, you can just read these ones to get a grasp of it. ठीक है? Then part 3 is production and effect of evidence or the burden of proof. अब यहाँ पे आते हैं आपके burden of proof के principles. Again, I have been saying it again and again, but there is nothing much that you can skip. Hardly out of 167 sections, I would say there are only 20 to 25 sections जिनको आप पूरी तरह से छोड़ सकते हो. Otherwise, you must have an idea of the entire Evidence Act. It is a small act only. It will only take 2 days for you to complete it entirely, along with case laws, along with previous year questions. सबके साथ भी अगर आप करोगे तो 2 दिन से ज्यादा यहाँ पर आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा. So 101, 2, 3, 4, 5, which talk about burden of proof. 101 gives you the general rule on whom burden of proof lies, on whom burden of proof is. ठीक है, burden of proof हमेशा किसके ऊपर होता है? 101 में दिया है, which is never shifting. But on whom burden of proof lies? This is also known as onus of proof, and this keeps on shifting. ठीक है, ये कभी प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा तो कभी डिफेंस के ऊपर रहेगा, कभी प्लेंटिफ के ऊपर रहेगा तो कभी डिफेंडेंट के ऊपर रहेगा. ठीक है, 102 keeps on shifting. 103 is burden as to particular fact, and then 104 talks about burden to prove a fact which is needed to be proved in order to make another evidence admissible. ठीक है. Then this 105 talks about general exceptions. If something comes within general exceptions or within the proviso or explanation, किसी proviso में आ रहा है, किसी general exception में आ रहा है या किसी explanation में आ रहा है, किस चीज का proviso, exception या explanation? आईपीसी के किसी भी section के अंदर या आईपीसी के chapter 4 के अंदर अगर कोई चीज fall कर रही है तो उसका burden of proof shift हो जाता है accused के ऊपर, that is section number 105. Then here 106, 7, 8, 9, 10 is important. ठीक है. 106 talks about burden of proving a fact, especially within knowledge. If there is any fact which only you specifically know, then who will prove that fact? Obviously, the person who specifically knows that fact. The burden of proving that fact is on the person who within whose special knowledge that fact is. ठीक है. 107 is burden of proving death. 108 is burden of proving that the person is alive. Burden of proving death is what? If a person is seen alive within 30 years, अगर 30 साल में कोई इंसान जिंदा देखा गया है, तो it will be presumed that the person is alive. If anyone wants to say that the person is not alive, that person has the burden to prove it. ठीक है. Then 108 talks about burden of proving if the person is alive. If the person is seen dead or has not seen dead, has not been heard of for a period of 7 years. अगर किसी इंसान से जो इंसान रेगुलरली उससे बात करता है उसने उस इंसान को नहीं सुना है 7 साल तक के लिए, then what will be said? It will be presumed that the person is dead. And if some person wants to say that that person is not dead or if the person is alive, then that person has to show evidence to prove that the person is alive. मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले please like the video, share it with the people and subscribe if you are new over here. ठीक है. Yeah. So 109 is what? 109 talks about a presumption. ये आपके 107 section number 107 to 114A are related with presumptions. ये पूरे के पूरे बात करते हैं presumptions के, and because of presumptions these are very much relevant. Presumptions से associated questions हमेशा आते हैं. पिछले साल ही in your CUET PG a question was asked from section number 110. Okay, so these are not avoidable. Presumptions are very important. Presumptions को बहुत अच्छे से
पढ़ना होता है। तो 109 क्या बात करता है, इट प्रिज्यूम्स दैट इफ some person is a tenant and some person is a landlord, then they will have that relationship. If two people are partners, then they will have that relationship. If one person is a principal, one person is an agent, then they will have that relationship. But if some person wants to dispute the existence of this relationship, then that person has to give evidence to show that इनका जो relationship है, that does not exist. ठीक है. But no proof as to ownership. If ownership is transferred by a person who is in a dominant position, और ट्रांसफर किसको की है, उसको जो कि एक जो कि डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, तो जो पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पे है उसको ट्रांजैक्शन की गुड फेथ को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन हुआ है दो लोगों के बीच में, एक इंसान है जो डोमिनेंट रिलेशनशिप में है और एक इंसान है जो सब्जर्विएंट है। तो जो डोमिनेंट इंसान है उसको स्टैब्लिश करना है दैट द ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस इन गुड फेथ, दैट इज सेक्शन नंबर 111। ओनरशिप की जब हम बात करते हैं तो द पर्सन इन हुज पोजेशन द प्रॉपर्टी इज सीन, जिसके पोजेशन में यहाँ प्रॉपर्टी देखी जाती है, that person is deemed to be the owner of the property. And if you want to establish that the person in whose possession the property is not the owner, तो क्या करना पड़ेगा, जिसको ये प्रूफ करना है वो आपको एविडेंस लाके दिखाएगा, ठीक है। then 111 is important। फिर 112 अगेन टॉक्स अबाउट कंक्लूसिव प्रूफ। तो दो सेक्शन अभी तक हमने देखे जहां कंक्लूसिव प्रूफ की बात थी। वन वाज योर सेक्शन नंबर 41 एंड सेकंड इज योर सेक्शन नंबर 112, ठीक है। 112 says that if a child is born within a period of 280 days of marriage or during the continuation of a marriage, then it shall be presumed that the child belongs to the husband or to the man. ठीक है, that is 112. 113 you can skip, 113A, 113B, 114 are very important. 114 के illustrations are very important. इसके illustrations please देख लीजिएगा, please पढ़ लीजिएगा, है ना। 113A क्या कहता है, 113A talks about presumption as to abatement of suicide by a married woman. If a married woman has died within a period of 7 years and there has been some form of cruelty or harassment done by her husband or relative of her husband, then what will be presumed, that the suicide of such married women has been abetted by her husband or relative of her husband. Similarly, when we talk about 113B, which is presumption as to dowry death, if the death of a woman has been caused under some unnatural circumstances and it has been shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment in relation to demand for dowry, dowry की मांग से जुड़ी हुई कुछ प्रताड़ना उसके साथ की गई है, और किसने करी है, either the husband or the relatives of her husband, that it will be deemed that dowry death has been caused of such women, ठीक। चलिए, section number 114 talks about presumption of existence of certain facts। ये आप इसके illustrations please पढ़ लीजिएगा। Then section number 115 is very important, which gives the definition of estoppel। 116 बस ये कहता है कि a tenant has an estoppel that he cannot deny the ownership of the landlord, कि landlord जो है उसके पास सच में ownership थी at the time when tenant became the tenant। जिस टाइम पर उसने रेंट अग्रीमेंट साइन कराया, जिस टाइम पर उसने उससे टेनेंसी क्लेम करी, उस टाइम पर उसके पास अथॉरिटी थी या ओनरशिप थी टेनेंसी देने की, इस बात को टेनेंट कभी डिनाई नहीं करेगा। सिमिलरली जो आपका लाइसेंसर है वो कभी, लाइसेंसी है वो कभी डिनाई नहीं करेगा कि लाइसेंसर के पास पावर थी या अथॉरिटी थी एक लाइसेंस इशू करने की, ठीक है। दिस इज सेक्शन नंबर 116 और 117 भी ऐसा ही सिमिलर है। नाउ हु मे गिव एविडेंसेस और विटनेसेस, कौन कौन हो सकता है ऑफ विटनेसेस, दिस इज चैप्टर नंबर 9। तो who may give evidence or who may testify, section number 118, anyone can testify except that the child is very young, except if the person is very young or very old and cannot understand the questions put to him। उसके अलावा सब लोग ही witnesses बन सकते हैं। 119, witness unable to communicate verbally, जो बोल नहीं सकता, if any person is a dumb witness तो वो लिख के दे सकता है, साइंस के थ्रू दे सकता है, राइट। 120, 121, 122, 123, 24 ये सब छोड़ सकते हो। 126 then is important। These are about this 121 to 126, 121 भी नहीं actually, 122 to 126, these come within the concept of
प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये क्या है आपके, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 122 टू 126, 122 टू 126, ठीक है। सो प्रिविलेज कम्युनिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इज 122 टू 126 बेसिकली कहता है कि इफ देयर इज एनी कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ then that communication cannot be disclosed. If there is any official communication, if there is any records of state, then that communication cannot be disclosed. If any communication has happened between a advocate and his client, then that communication cannot be disclosed. ठीक. Now let's move ahead. And now we will go to section number 132, 133, and 134. 132 says that a person can be compelled to answer any question which is put to him or which has been asked from him. 133 कहता है कि any evidence given by an accomplice is worthy and a conviction can be based only on the basis of that evidence. 134 gives you number of witnesses. कितने हो सकते हैं number of witnesses? There can be any number of witnesses. ठीक है, that is 134. Chapter number 5 पे आ जाते हैं. This is the chapter number 10 पे आ जाते हैं. This is your second last chapter. इसके बाद कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, और इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें नहीं देखेंगे, कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं बस खास खास. 135 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाएंगे, एज प्रोवाइडेड इन सीआरपीसी or as provided in CPC, as provided under the criminal procedure or as provided under the civil procedure, उसके हिसाब से आपके evidences, witnesses का examination वो सब कोर्ट में होगा. Just to decide admissibility of evidence, जज कौन डिसाइड करता है if an evidence is admissible or not? A judge decides it. और ये कहाँ provided है? Section number 136. 137 provides for examination in chief, cross examination, re-examination. इनका ऑर्डर क्या होता है, दैट इज 138. यही होता है ऑर्डर, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर री एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, दैट इज द ऑर्डर. देन योर लीडिंग क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट विच इज सेक्शन नंबर 141, ठीक है. फिर लेट्स मूव अहेड 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 अहेड. Questions lawful in cross examination 146. This you can do that, what questions are lawful in a cross examination, ठीक है. Then moving ahead, 159 पे आ जाते हैं सीधे. 159 is refreshing the memory. This is important. And then 165 is important. If some person wants to give any testimony looking at any previous document, then he can use that document to refresh his memory before he gives any evidence. That is 159, जो कि आपका refreshing the memory है. 165 is judge's power to put questions or order प्रोडक्शन. जज किसी भी विटनेस को, किसी भी एविडेंस को कभी भी प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है, किसी भी विटनेस को रिकॉल कर सकता है, किसी भी पर्सन को बुला सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है. बट यस, वो क्वेश्चन प्रिविलेज कम्युनिकेशन के एम्बिट में सेक्शन नंबर 122 टू 126 के अंदर नहीं आने चाहिए, ठीक है. और उसके अलावा वो क्वेश्चंस स्कैंडलस, इनडिसेंट ऐसे नहीं होने चाहिए. अदरवाइज एनी क्वेश्चन कैन बी पुट बाय द मैजिस्ट्रेट. नाउ चैप्टर नंबर 11 लास्ट चैप्टर है और इसमें एक ही सेक्शन है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा. द स्मॉलेस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज नो न्यू ट्रायल कैन बी डन फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस मियरली बिकॉज सम एविडेंस वाज इम्प्रॉपरली रिजेक्टेड और इम्प्रॉपरली एडमिटेड. इसके बेसिस पे कोई न्यू ट्रायल नहीं होगी until and unless there has been grave injustice, ठीक है. So this is your Indian Evidence Act. I have given you important sections. I know कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि आधा ही हो गया एक्ट, बट ट्रस्ट मी, इंडियन एविडेंस एक्ट इज वेरी स्मॉल. और अगर आप 2 दिन भी दोगे तो भी बहुत इजीली हो जाएगा आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा. एंड ऑल्सो इट इज अ मेजर लॉ. इतना छोटा होने के बाद भी एक मेजर लॉ है और इसमें से अच्छा चंक आता है. 4 सवाल तो आए ही हैं, हमने देखा ही है. यू नेवर नो, इस बार 5 सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है. इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा. डोंट वरी अबाउट योर एग्जाम्स, डू नॉट स्ट्रेस, सब बढ़िया से होगा. ऑल्सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर विथ अस फॉर योर एग्जाम्स, we are also giving you CUET PG की master classes, and we are also guiding you for law officer exams and other LLM entrance exams such as CLAT PG, AIBE PG, etc. If you want to prepare with us, you want a more detailed guidance pathway for your career, you can join us. You can go to toprankers.com, go to online courses, law, PG plus banking, open any of these, and you can explore
whatever courses are going on. You can watch demo classes and then you can enroll if you want to. So this is it from my side, guys. Please like, share, and subscribe. Press the bell icon also. Take care. Happy learning. Prepare well for your exams. Bye bye.